नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। हरियाणा की 90 सीटों पर दिन भर चली वोटिंग शाम को पूरी हो गई। लोगों ने 2019 की तुलना में इस बार कम मतदान किया है। 2019 में जहां करीब 68% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार केवल 61% वोट ही पड़े। सबसे ज्यादा वोट मेवात में 68.28% वोट पड़े। उसके बाद यमुनानगर में 67.93 और सबसे कम दिल्ली सटे गुरुग्राम में केवल 49.97% वोटिंग हुई। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। वोटिंग के बाद कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल्स जारी किए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल से बीजेपी खेमे में चिंता की लहर देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह पिछली बार अधिकांश एग्जिट पोल्स नतीजों से काफी दूर रह गए थे, बीजेपी को कहीं ना कहीं उम्मीद है इस बार भी ऐसा होगा। हालांकि अंतिम नतीजे 8 अक्टूबर को ही आएंगे। अगर बात करें एग्जिट पोल्स की, तो रिपब्लिकन के मुताबिक भाजपा को 18 से 24, पीपुल्स पल्स के मुताबिक भाजपा को 20 से 32, तो कांग्रेस को 2 से 49 61 सीट आती दिखाई दे रही हैं। वहीं जजपा गठबंधन को 1, इनेलो को 2 से 3, तो अन्य के खाते में 3 से 5 सीट मिलती नजर आ रही हैं। ध्रुव रिसर्च एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में इस बार भाजपा को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एजेंसी ने भाजपा को केवल 27 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 57 और अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ गई है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। लोगों से मैं मिल रहा हूँ, लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद खूब मिल रहा है। कमल का फूल खिल रहा है, प्रदेश के अंदर खिल रहा है, लाडवा में भी खिल रहा है। कांग्रेस की जो क्षेत्रवाद की राजनीति थी, जो परिवारवाद की राजनीति थी, भेदभाव की राजनीति थी, हमने 10 वर्षों के अंदर उसके ऊपर विराम लगाया है। हुड्डा साहब एक ही विशेष वर्ग को देखते थे, एक ही विशेष क्षेत्र को देखते थे। क्षेत्र के अंदर भी विकास नहीं होता था, परंतु हमारे सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास, 36 जाति को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसान, युवा, खिलाड़ी और अग्निवीर वाले जो थे युवा, वो सब अब कांग्रेस के साथ कतार लग के वोट कर रहे हैं। कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीत रही है। देखिए, इन्होंने तो खिलाड़ियों के कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चलाइया, उसको खिलाड़ी भी समझ रहे हैं। जितना खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है, और जितना युवाओं का विश्वास बढ़ाया है, किसान को मजबूत किया है, कांग्रेस आने वाली इसकी 7 पीढ़ियां भी आ जाएं, जितना काम मोदी 10 वर्षों में कर गए हैं, डबल इंजन की सरकार कर गई है, कांग्रेस 10 पीढ़ियां तक भी नहीं कर सकेगी। ये आज नोट करके ले लें। हरियाणा, द ट्रेंड इज कांग्रेस एंड द सिनेरियो इज कांग्रेस, एंड people have decided for a change, and that is the trend that you can see visibly across Haryana. But the BJP is saying that they are coming for the 3rd time, and who will be the CM in the Congress camp? They are also See, BJP cannot say both the things. How can BJP say who will be Chief Minister of Congress and then also say that we are forming government? So I thank the BJP that the main issue of discussion in the BJP has been in this election, who will be Congress's Chief Minister. That means they are also accepted that Congress is coming to power and people are going to bless the Congress party. So we are thankful. कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने तो कहा है पूर्ण बहुमत आएगा एक बार फिर से। और क्या कहे वो, और क्या कहे, ये लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लेकिन सुबह से सर आंकलन आपका क्या कह रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस को? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या 50+ का भारी बहुमत से। इश्यूज सर क्या रहेंगे हरियाणा के, जो आपको लगता है कि उस पर काम होना चाहिए? ये विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, बेरोजगारी नंबर 1 कर दिया हरियाणा, महंगाई हर हिसाब से, कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं। सर सुबह से पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो कितना आपका आंकलन है कि कहां तक पहुंच पाएगा? आधे घंटे की वोटिंग अभी तो है टाइम, बाकी है। आधे घंटे का नहीं है, जितने भी पोलिंग स्टेशन पे आदमी पहुंच जाते हैं सबकी वोट डालनी पड़ेगी। 6 बजे तक जो भी एंटर हो जाएगा सबकी वोट गिनेगी।
क्या सुबह से सर ठीक से पोलिंग चल रही है हर जगह? कोई हाँ गड़बड़ी ठीक तो- है, नहीं कोई कोई गड़बड़ी तो नहीं है नहीं, शांतिपूर्ण। सर? सीएम को लेकर भी एक सवाल है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि गुटबाजी है और कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस का अपना नियम है, विधायकों के मत लेंगे और हाईकमांड फैसला करेगा। अब ठंडी हवा चल पड़ी है, परिवर्तन की हवा चल पड़ी है, और वो हवा मैं समझता हूं कि कांग्रेस को लेकर के आएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार हरियाणा में आपको दिखाई देगी। और जो हमने वायदे किए हैं, जो भी वायदे किए, 2,000 रुपये देंगे, पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जितने भी हमारे वायदे हैं सरकारी पक्की नौकरियों के, जो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती हुई, बाबा साहब ने हमारे देश के अंदर एक संविधान लिखा, संविधान में आरक्षण दिया, लेकिन जो सरकारें आई इन्होंने तो सारा उस आरक्षण को ही उड़ाने का काम कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज जो भर्ती होती है, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है आरक्षण? ये संविधान की दुहाई देते हैं। तो आज लड़ाई जो है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, हमारे भाईचारे को बचाने की है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरा देश जो है अब मन बना चुका है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद। और ये लहर जो हरियाणा से अब चलेगी वो पूरी तरीके से भाजपा का सफाया करेगी। आप भाजपा देखिए, एक मैं एज ए रेसलर हूँ, एज ए किसान की बेटी हूँ, और मैंने अपने आप पहला वोट किया है, तो और मैं खुशी हूँ कि मैं इस बदलाव के साथ मैंने एक वोट किया है। जो बदलाव हम चाह रहे हैं कि ये बीजेपी से सब लोग थक चुके हैं, क्योंकि इतने दुखी हो चुके हैं, किसान हो, पहलवान हो या महिलाएं हो, तो सब चाह रहे हैं कि अब की बार सरकार बदले और कांग्रेस की सरकार के साथ हम अपना वोट दिया। क्या कुछ अगर सत्ता में आती कांग्रेस तो क्या कुछ हरियाणा में देख रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसानों का और खिलाड़ियों का मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, और महिलाओं के प्रति उन्होंने और हम जागरूक होंगे और उनको और मोटिवेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो भी होगा सरकार अच्छा ही करेगी। 12 बच्चों के लिए वोटिंग परसेंटेज कम चल रही है, आप बोलना चाहोगे कुछ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि अपने घरों से निकले और आकर वोट करें, क्योंकि हर एक वोट कीमती है और हर एक वोट कीमती बदलाव की तरफ जाएगा। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने तो कहा है पूर्ण बहुमत आएगा एक बार फिर से। और क्या कहे वो, और क्या कहें? नहीं, लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लेकिन सुबह से सर आंकलन आपका क्या कह रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस को? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या 50+ का भारी बहुमत से। इश्यूज सर क्या रहेंगे हरियाणा के, जो आपको लगता है कि उस पर काम होना ये चाहिए? विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, बेरोजगारी नंबर 1 कर दिया हरियाणा, महंगाई हर हिसाब से, कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो जिस तरह हरियाणा में दिन भर वोटिंग हुई, नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, और शाम होते होते बहुत सारे एग्जिट पोल्स में तस्वीर जो अनुमान लगाया गया है, हालांकि अंतिम जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को ही आएंगे, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में 10 साल के बीजेपी के शासन के दौरान जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, उसका काफ़ी कुछ असर देखने को मिला है। जो वोटिंग का जो ट्रेंड दिखा वो भी काफ़ी कुछ बताता है, और एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी की जो है जनता ने विदाई कर दी है, और कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटने जा रही है 10 साल बाद। लेकिन अंतिम नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या कह रही राजनीति। हितेंद्र चौधरी जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है हितेंद्र जी। एसपी भाटिया साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव निगम साहब हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और सुखवीर तंवर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हितेंद्र चौधरी साहब, दिन भर वोटिंग चली, ठीक ठाक चली, और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शाम होते होते बहुत बुरी खबर आ गई आप लोगों के लिए। एग्जिट पोल्स में बुरी तरह हार रहे हैं आप लोग। हर एग्जिट पोल्स आपने देखा होगा, उसमें बीजेपी को कहीं पर भी बढ़त नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप, कितना मानते हैं इसको? नवीन जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को जी। जैसा कि आज हरियाणा के अंदर वोटिंग हुई, तो उसके अंदर जब हम 1 महीना पहले चुनाव के अंदर आए थे, ये देखना, आवाज आ रही है जी कुछ मेरे पास, देखना। तो
तो जब हम 1 महीना पहले चुनाव के अंदर आए थे तो उस चुनाव के अंदर हमें भी लगता था कि शायद अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, लेकिन जैसे हम चुनाव के अंदर उतरे, उस चुनाव के अंदर उतरने के बाद हमने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, तो हमारे प्रत्याशियों को जब टिकट मिली तो और वो चुनाव के अंदर लड़ने के लिए आए तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया। भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं को वह लेकर गए लोगों तक और लोगों ने उनको स्वीकारा और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पक्ष के अंदर माहौल बनाया। अब मैं अम्बाला जिला की एक आपको बात करता हूँ। जब हम अम्बाला जिला के अंदर चुनाव के अंदर उतरे थे तो हमें लगता था कि हमारी शायद 4 में से 1 ही सीट आएगी, लेकिन जो आज का सर्वे है, जो हमारा अपना इंटरनल सर्वे है, हमारी भी एक बूथ के ऊपर कार्यकर्ता बैठे हैं, तो हमने जब उनके पास से सारी सूचनाएं इकट्ठी की तो 3 सीट अम्बाला जिला के अंदर हमारी जीत कर निकल रही हैं और 1 सीट के ऊपर पूरी फाइट है। तो इसी तरीके की सूचनाएं अम्बाला की बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात हो रही है हितेन जी इस समय। मैं हरियाणा पे ही आ रहा हूँ जी। तो इसी तरीके की सूचनाएं हैं जो हमने दूसरे जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं से पूछा और हमारी पार्टी के अंदर जो अपना खुद का फीडबैक आया है, एक हमारी पार्टी का सर्वे भी होता है, तो सर्वे ने यह बताया कि हम बहुमत के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, हम बहुमत प्राप्त भी कर सकते हैं और उससे 1 या 2 सीट कम भी रह सकती है। तो इसका मतलब आप एग्जिट पोल्स को नहीं मान रहे हैं हितेन जी? तो सारे एग्जिट पोल्स जो है, देखिए एग्जिट पोल हर बार आते हैं और आपने छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल देखे होंगे, उसके अंदर किसी एग्जिट पोल ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल एक अंदाजा होता है, लेकिन जो असली आंकड़े आएंगे वो 8 तारीख को 2 या 3 बजे। बिल्कुल, ये तो हम भी कह रहे हैं कि 8 तारीख को आएंगे, लेकिन काफी कुछ सूरत हाल आ जाता है, उसके आसपास भी आप लोग नहीं है एग्जिट पोल्स में कि बहुमत के आसपास भी नहीं है। यही एग्जिट पोल आज से 2 महीने भी कहते, 2 महीने पहले भी कहते थे, लेकिन जब से हमने भारतीय जनता पार्टी का अपना यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी को बनाया है तो जनता का हमें बहुत भारी संख्या के अंदर प्यार और समर्थन मिला है और लोगों ने नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के ऊपर मोहर भी लगाई हो। आपने देखा हुआ कि उनका 56 दिन का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल की सरकार के ऊपर भारी है और अब की बार लोगों ने नैब सैनी जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास दिखाते हुए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल दिलवाने का काम करे। ठीक है, पार्टी धर्म का पालन आपको करना पड़ेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव निगम साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। संजीव निगम साहब, देखिए अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं, अब सच से बताइए आम आदमी पार्टी को कहीं सीटें नहीं मिल रही हैं, हमने देख लिया सारे जो है आज वोटिंग का ट्रेंड भी देखा, तो कहाँ कमी रह गई? हितेन चौधरी जी कह रहे थे 56 दिन के नायब सैनी सिंह के सरकार ने जो कार्य किया उस पर 9.5 साल में खट्टर साहब ने हरियाणा का तो खटारा कर दिया पूरा। अब आप 56 दिन के कार्यकाल में आप मांग रहे हो। आप पिछली बार तो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए थे, पिछली सरकार अभी आप चला रहे थे उसमें तो बहुमत था नहीं, तो आपको लगता है बहुमत से आगे निकल जाओगे? आपका ग्राफ तो पहली बार सरकार में बहुमत में थे, दूसरी बार आपका कम हुआ, तीसरी बार तो बिल्कुल आप जा रहे हो जब साफ होने की कगार पर हो हरियाणा से। तो ये तो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी करते ही नहीं वहां पर आ रही। अब बात करते हैं जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी के नेताओं का, हमारे मुखिया का, हम सब लोगों का जो आकलन रहा है, अगर केजरीवाल साहब कहीं महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने पहले आ गए होते जेल से बाहर तो दूसरी स्थिति होती। हमने कभी नहीं कहा इन चुनावों के दरमियान में या कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बेहतर प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का और जो नई सरकार बनेगी उसमें एक उसके हमारे सहयोग से कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, आज भी अभी भी लग रहा है कि उसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी नई सरकार को और उसमें हम कहीं न कहीं अपने सहयोग दे करके जनता के जो हरियाणा की है उनको हम कुछ कर पाएंगे उनके लिए, जो भी हमारे अपने उद्देश्य है कि उनका लोगों का वहाँ कुछ बेहतर हो जो पिछले 10 वर्षों से कर्त में सरकार ने कर रखा था। तो यही एक प्रयास है, बाकी ठीक है नहीं दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं वो लोग। जो आपका जो एग्जिट पोल है मैं उस पर बहुत ज्यादा वो कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि हमने देखे हैं पिछले 12 साल से निरंतर मैं देखा हूँ। दिल्ली में जब पहली बार हम लोग चुनाव लड़े थे तो किसी ने नहीं कहा था आपको 2-4 सब बता रहे थे, 28 सीटें आई और दूसरी बार 67 सीटें आई, प्रचंड बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। तो ये एग्जिट पोल्स के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपने क्या सैंपल साइज लिया, आपने कहाँ लिया, रूरल में लिया, आपने अर्बन में लिया, ठीक है, अपना अपना तरीका है उन्होंने किया और उसका एक निष्कर्ष निकाला।
लेकिन ये हम इनको बहुत सटीक नहीं मानते। तो संजीव यहाँ निगम के साहब, आसपास- आपका भी तो अपना अनुमान होगा, आपकी पार्टी का अनुमान होगा, कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं अभी भी आपको मिल सकती है? मैंने तो पहले ही कहा है कि आम आदमी पार्टी का सहयोग रहेगा, नई सरकार बनेगी, उसको आवश्यकता पड़ेगी तो हम सहयोग। नहीं, कितनी सीटें जीत रहे हैं मैं ये पूछ रहा हूँ आपके अनुमान के हिसाब से। नंबर ऑफ सीट्स में तो मैं आपको बेहतर प्रदर्शन रहेगा आम आदमी पार्टी का। कुछ तो 2, 1, 5 कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो नहीं 2, 1, 5, 10, 11 ये अभी मैं आपको नंबर ऑफ, मैं खुद रहा हूँ, हरियाणा में रहा हूँ। परसों मैं आखिरी दिन जो प्रचार था उस दिन तो मैं जिंद में रहा, हिसार में रहा, तो मैंने देखा प्रत्याशी में, मैं जब हरियाणा के उसमें रहा तो हमारे प्रत्याशी ने बहुत मजबूती से जो है चुनाव में अपनी उपस्थिति लड़ा है, लोगों को अपनी बात पहुंचाया है। हमारे केंद्रीय जो नेता है मनीष जी भी गए, अरविंद केजरीवाल साहब गए, सांसद हमारे संजय सिंह जी गए, तो उस दिन जाकर के बात, और मैं खुद रहा तो देखा है मैंने भी उस दिन, बड़ा अच्छा लोगों का हमें समर्थन मिला है। ठीक है, चले कम से कम संगठन खड़ा हो गया, 90 सीटों प्रत्याशी मिल गया, आम आदमी पार्टी एक आगे अगर मेहनत करेगी तो आगे बढ़ सकती है। सुखबीर तंवर साहब, आपका आवाज आ रही है? सुखबीर तंवर साहब लगता है जुड़े नहीं अभी तक हमारे साथ। एसपी भाटिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। भाटिया साहब, पिछली बार जब आपसे बात हुई तो आप लगातार खुल के बोल रहे थे कि कांग्रेस बहुत तगड़ा बढ़त ले रही है, तो आपको पहले से यह अंदाजा था कि कांग्रेस इतना भारी मार्जिन जीतेगी, या कुछ मतलब बीजेपी के बारे में कहा जाता है उसने कुछ गेन किया है? हुआ पांडे जी, कल भी आपके इसी चैनल पर डिबेट में जी मैंने बताया था कि 65 प्लस का मेरा अनुमान, जो हमने विश्लेषण किया है, जितने भी आंकलन हुए हैं अब तक के, जो हमारे पास डाटा आए हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो है बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है। आज भी जो अभी देखा जाए, जो वोटिंग हुआ है, वोट कास्ट करने के बाद जो डाटा आए हैं, अभी आप श्रीमान जी अंबाला की जिक्र कर रहे थे कि उनकी इतनी सीटें हैं, इतनी सीटें हैं। मैं अगर देता हूं तो शायद एक थोड़ा सा चांसेस है कि अंबाला कैंट से शायद ले जाए, यानी सैलजा वाला दांव चला नहीं बीजेपी का। 64% मतदान हुआ है और अंबाला सिटी में 55 हुआ है, मुलाना में 67.70 हुआ है और नारायणगढ़ में 69%। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो आज 63.35% मतदान हुआ है। लेकिन इसके आंकड़े अगर आप पूरे स्टेट के ऊपर जाकर के देखेंगे और जो हालात देखेंगे, ये आपको काफी कुछ बड़ा विस्फोट नजर आएगा। और ये सिर्फ 8 तारीख तक की बात है। 8 तारीख को दोपहर बाद आप देख लेना, आपके सामने परिणाम क्या होंगे। जनता के अंदर आज भी जो मैंने देखा, मतदान करने आ रहे थे युवा, खास करके बच्चियां आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, लड़के आ रहे थे, उन युवाओं के अंदर मैंने उनसे बातचीत भी की, तो उन लोगों ने भी जो अपना एक ही बात, 2 टुक शब्दों में उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बेरोजगारी है, नशाखोरी है, तमाम तरह के इस तरह के जो मुद्दे। बहुत सारे लोगों को जो PPID परिवार पहचान पत्र मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरुआत की, उसमें कहीं ना कहीं खामियां नजर आई। और उसके बाद प्रॉपर्टी ID को लेकर के भी, और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा का ये उत्तर हरियाणा का जो छोर है, पंजाब की तरफ, पंजाब से सटा हुआ अंबाला क्षेत्र, यहाँ शंभू टोल प्लाजा पर किसान 13 फरवरी से लेकर के अब तक वहीं बैठे हुए हैं और वो पूरा सेल किया हुआ है। ये तमाम तरह की, और अभी वो जब चुनाव प्रचार में भी जब आए थे, अंबाला सिटी के जो प्रत्याशी असीम गोयल पूर्व मंत्री हैं, उनके पक्ष में वो प्रचार करने आए, तब भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट दे दी कि ये किसान नहीं है, तो आपको पता ये दूसरे लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है वो कुल मिलाकर के एंटी इनकम्बेंसी ही मैं मानता हूं कि बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा है और वो आज किसी तरह से निकल गया। हालांकि ये वोट कास्ट मेरे हिसाब से 70% से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी कम है, 70 के आसपास नारायणगढ़ में सिर्फ हुई है। और अभी जो ये कहना गलत है कि
बीजेपी को बहुत बड़ा मार्जिन मिलने जा रहा है या वो बहुत ज्यादा सीटें ले जाएगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी। ये अपने अपने सबके विचार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज याद रखिए पांडे जी के, अगर सरकार ने, बीजेपी ने अगर केंद्र में भी रह करके या जहां भी उनकी सरकार है दूसरे राज्यों में अपना ये रवैया चेंज नहीं किया और वो समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, आऊंगा भाटिया साहब, उस पे आऊंगा बीजेपी के रवैये पे आऊंगा, क्योंकि आगे भी अभी चुनाव होने बाकी है। आज हरियाणा बात कर लेते हैं, उस पर भी याद करेंगे। सुखबीर तंवर साहब जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सुखबीर जी आपका। जिस तरह से आज वोटिंग हुई पूरे दिन, बहुत खुश हुए आप लोग, जो है बहुत कई इलाकों में जो है बताया गया कि कांग्रेस की अच्छी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप लोग? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसके बारे में 2 लाइन बोल के फिर मैं आपके सवाल पे आऊंगा। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, ये परवाने हैं मौत समा पर, मरने का किसको खौफ, यहां तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जिस प्रकार का कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने का 10 वर्ष में रहा और जिस तरह से आज जो चुनाव संपन्न हुए, वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खड़ी हरियाणा की आवाम के बीच में था और मुझे पूर्ण विश्वास है हम 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें जीतकर हरियाणा प्रदेश के सभी अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके एक प्रदेश के लोगों के सपनों की सरकार का गठन करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जिट पोल्स तो आप लोग मानते नहीं थे, एग्जिट पोल्स बता रहा है आपको, उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं पुनः कहूंगा, एग्जिट पोल का अपना एक सर्वे होता है, अपना एक उनका सैंपल साइज होता है। मैं एग्जिट पोल के किसी दावे या प्रति दावे के विषय नहीं, मैं सारे हरियाणा प्रदेश में अनेक जगह गया हूं और अनेक जगह मेरे अपने संपर्क है, सभी पार्टियों के संपर्क है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि हम 2/3 बहुमत से भी ज्यादा लेकर हरियाणा प्रदेश में सरकार का गठन कर रहे हैं। तो सारे एग्जिट पोल्स कांग्रेस को 2/3 बहुमत के आसपास दे रहे हैं, 50 से 60 के बीच में सीटें आती बताई जा रही है, अनुमान है ये एग्जिट पोल्स का। लेकिन जैसा कि होता है, जो पार्टी हारती है वो मानती नहीं है, जो जीतती है वो कहती है हाँ भाई ठीक है, एग्जिट पोल्स ठीक है। चलिए, अब लगे हाथ इतना बता दिया तो बता दीजिए कि सीएम कौन बन रहा है? देखिए, सभी पार्टियों में लगभग ये है कि जो निर्वाचित विधायक होंगे उनकी मंशा जानने के बाद जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय करेगा और निश्चित तौर पे जिसको हरियाणा प्रदेश के जो नवनिर्वाचित विधायक चाहेंगे उनकी आवाज पे हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय करेगा। लेकिन तंवर साहब, सबसे ज्यादा वोट जो टिकट बटे हैं 70-80% वोट जो है वो तो हुड्डा साहब ने बांटे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने। शैलजा जी को तो आपने कुछ बांटने को दिया ही नहीं है। तो मान लीजिए कि जो विधायक जीत के आएंगे उन्हीं टिकटों पे आएंगे तो वो तो भूपेंद्र हुड्डा जी को ही चुनेंगे, तो शैलजा जी तो वैसे नाराज हो जाएंगी। देखिए, मैं आपकी बात का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा, 2005 में विधानसभा चुनाव में जो बम्पर जीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी और उस वक्त तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भजनलाल जी थे और जिस तरह से उस वक्त माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कमान दी थी, विधायकों का मत सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा, मैंने ये संदर्भ इसलिए दिया, जो भी निर्णय होगा विधायकों का मत जानने के बाद कांग्रेस नेतृत्व उस पर निर्णय करेगा। ठीक है, ठीक है। हितेन चौधरी साहब, देखिए, आप नहीं मानेंगे, ठीक है, आप पार्टी धर्म का पालन करेंगे, 8 तारीख तक नहीं मानेंगे आप, लेकिन मान लीजिए एक बार की कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी को हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने 70 के सीटों के आसपास दी थी, लेकिन वो घट के 40 रह गई थी। मानते हैं एग्जिट पोल्स में काफी अंतर रहता है, लेकिन फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो अगर इस बार कांग्रेस को बड़ी पार्टी बताया जा रहा है तो भले 60 ना आए तो 40 तो आएंगी,
इतना तो आप मान के चलिए। तो सरकार तो आपकी नहीं बन रही है, चलिए ठीक है, बन रही है, 8 तारीख को आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए अब अगर माने तो कौन से ऐसे कारण रहे जहां चूक रह गई, थोड़ा बता दीजिए। नवीन जी, अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं जी, तो लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा जीती और 44 विधानसभाओं के ऊपर जीत हासिल की थी। 5 हारी भी तो ना, पिछली बार की तुलना में तो 5 हारी भी तो। लेकिन उस वक्त हमारा जो कार्यकर्ता है वो मायूस था। लेकिन जो आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख को कुल मिला के, तो उनके दम के ऊपर मैं एक बात कहता हूं कि वो दरिया है, हम अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। और इन 2.5 लाख कार्यकर्ताओं ने ठाना था कि आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर अब की बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको एंटी इनकमेसी दिख रही थी, उस एंटी इनकमेसी को बदलने का काम किया। और मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं कि अब की बार जो सबसे बड़ा दल होगा हरियाणा के अंदर, लगातार तीसरी बार वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। कितनी सीटें हितेन जी देख रहे हैं आप, पार्टी बीजेपी आपके हिसाब से कितनी सीटें ला रही है? हम 40+ सीटें लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे भी होगा, जो भी हमारे सहयोगी दल होंगे, जैसे पिछली बार हमने सहयोग लिया था, उसी तरीके से हम सरकार बनाएंगे। ये भी संभावना हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें हैं। संभावना तो अच्छा है, लेकिन कहीं दिखाई दे नहीं रहा, जमीन पे भी नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, मान लीजिए एक बार जो है, तो आपको कहीं नायब सिंह सैनी जी को लाने में देर तो नहीं हो गई? खट्टर जी को थोड़ा और पहले अगर चले गए होते, नायब सिंह सैनी को ज्यादा समय मिलता काम करने का। ने ये तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है। अगर नायब सैनी जी अगर 6 महीने पहले आते तो 2/3 बहुमत से हम हरियाणा के अंदर सरकार बनाते। लेकिन उनका कार्यकाल भी फिर भी 2 महीने के लगभग पर रहा। और 2 महीने के कार्यकाल के अंदर उन्होंने इतना बदलाव किए, कार्यकर्ताओं इतना विश्वास जीता कि सभी कार्यकर्ता उनके पीछे एकजुट होकर खड़े हुए। और अब आदरणीय नायब सैनी जी लगातार दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। आप ये तो मान रहे हैं ना कि नायब सिंह सैनी जी की डिमांड कार्यकर्ताओं में ज्यादा थी, वो चाहते थे 6 महीने पहले ही वो आ जाएं। तो लगता है कहीं ना कहीं खट्टर जी ने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी थी जो उनको जाना चाहिए था आपके हिसाब से? कोई गलती नहीं की, लगभग 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो ये एक लोगों का आमतौर पर धारणा होती है कि जब कोई आदमी ज्यादा समय तक एक सीट के ऊपर बैठता है तो लोग उनको देख देख कर थोड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन नायब जी के आने से कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश आया और उनके नेतृत्व के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी तीसरी सरकार बनेगी और वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। हितेन जी, मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। शिवराज सिंह चौहान, कहां उनसे मायूस हुए लोग, कहां उनसे उबे लोग, वो तो फिर और बम्पर बहुमत से आ गए। ऐसा नहीं है, कई जगह माहौल होता है। अब हरियाणा के अंदर क्या था, किसान आंदोलन का माहौल था, तो इन्होंने बार बार वो किसानों की बात करें, किसानों को बहला के फुसला के उनको गलत तरीके से अग्रेसिव करके समाज के अंदर जो उन्होंने अव्यवस्था फैलाने का काम किया। आप खुद देखिए भी हमने इतनी जगह चुनाव प्रचार किया और कई जगह किसान के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करने का काम किया, जबकि वो असली किसान नहीं थे। वो सिर्फ किसान का मुखौटा पहनकर वहां पर सिर्फ विरोध करने के लिए आए थे। शैलजा वाला दांव चला नहीं आपका? शैलजा को आपने बहुत हाईलाइट किया, बहुत इंटरव्यू करवाए उनके, लेकिन वो जनता के बीच में बात पहुंची नहीं। कि ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसने हमेशा से ही जो दलित समाज के नेता है उनको दबाने का, कुचलने का, उनको अपमानित करने का उनका इतिहास रहा है। मैंने एक दिन आपको बताया था बाबू जगजीवन राम जी को कैसे अपमानित किया, बाबा साहब को कैसे अपमानित किया, उन्होंने सीताराम केसरी जी को कैसे अपमानित किया था, उन्होंने अशोक तंवर जी को कैसे अपमानित किया था। मैंने आपको बताया था कि अशोक तंवर जी को जब पीटा गया था तो वो दिल्ली के अंदर एक थाने के अंदर दरखास्त लेकर गए थे और उसके बाद वो एससी कमीशन के अंदर भी गए थे और वो मायूस होकर ही कांग्रेस को छोड़कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया, लोकसभा चुनाव भी लड़ाया, एक मौजूदा एमपी को टिकट काटकर उनको चुनाव लड़ाया, लेकिन वो उनके मन की बात थी कि वो अपने उस अपमान को भूल गए, लेकिन दलित समाज इस अपमान को नहीं भूलेगा। उनका एग्जिट पोल पहले ही बता दिया था ना उनको कि कितनी सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, इसीलिए वो सही टाइम पे अपना जो है बिल्कुल एक मन से दूसरे मंच पे चले गए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं हितेन जी, लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत रोचक चर्चा है।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। उत्तर प्रदेश की और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हरियाणा में दिन भर चली वोटिंग। 90 सीटों पर करीब 1.25 करोड़ लोगों ने जो है वोट डाले। हरियाणा की वोटर करीब 2 करोड़ वोटर हैं, उसमें करीब 60-61% वोट पड़े हैं और 1.25 करोड़ वोटर जो है घरों से निकले। उन्होंने शाम तक अपने वोट डाले और तय कर दिया कि हरियाणा में अगली सरकार कौन बनाएगा। एग्जिट पोल शाम को जो आए, उन्होंने बताया कि लोगों ने जो है, जो उनका अनुमान है उसके हिसाब से कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए का मौका देने जा रहे हैं लोग इस बार। क्या सच्चाई है, क्या इसके पीछे कारण है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। हितेन चौधरी साहब हैं, नेता बीजेपी के। सुखबीर तंवर साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। एसपी भाटिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और संजीव निगम साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजीव निगम साहब, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कांग्रेस जीतती है तो आपको कौन से कारण लगते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस जो है इतने बम्पर बहुमत से जीतने जा रही है? देखिए, हम लोग जो आकलन कर रहे हैं उस आकलन के मुताबिक जो 2 पहलू है। पहले भारतीय जनता पार्टी तो 40 आई थी पिछली बार, उसके आधे से भी कम आएगी उनकी, जिसके आसपास कहीं बैठेंगे जाकर के जी। और हाँ, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का प्रदर्शन, और वो कितना आता है सरकार बनाने के लिए, उनको 46 सीटों की आवश्यकता होती है। 46 में तो 4-6 सीटें उनकी कम आएंगी या तो 4-6 सीटें ज्यादा आएंगी, ये स्थितियां बन रही हैं अभी बस। और उसके अन्य दल भी है, 2-2, 3-3 किसी के खाते में आएंगे। तो आम आदमी पार्टी को स्थिति ये है, जो मैं भी राहुल हमारे सारे तमाम सीनियर नेता रहे, तो जो अगला निकल के आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहेगा वो बेहतर रहेगा। और इसमें अगर आवश्यकता ऐसी पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी नई सरकार के साथ सहयोग करके, जो भी नई सरकार का गठन होगा वहां पर, तो हम उनके साथ जो है आगे वहां की जनता के लिए। कौन से कारण, संजीव जी, कौन से कारण कांग्रेस की बढ़त के कौन से कारण देख रहे हैं आप? क्या कारण की वजह से कांग्रेस बढ़त पाई? नहीं, उसका कारण होता है कई बार इनका काम तो खराब रहा है ना, बीजेपी का। तो बीजेपी का 10 साल का देख लिया लोगों ने, तो लोगों को बदलाव चाहिए कि बीजेपी को तो नहीं लाना है। अब बीजेपी को नहीं लाना है तो फिर किसे लाना है? अगर आम आदमी पार्टी के हमारे जो मुखिया हैं केजरीवाल साहब जो है, अगर वो कहीं महीने 1.25 महीने पहले आ गए होते जेल से तो स्थिति कुछ दूसरी होती है। हम आपको कहते कि नहीं साहब, हम भी जो है सरकार बनाने की दिशा में है, लेकिन ये स्पष्ट है, हम आपको बता रहे हैं कि भाई हम सरकार बनाने की दिशा में तो है नहीं। लेकिन हम जो है नई सरकार जो बनने वाली होगी उसमें जो है स्थितियां ऐसी बन रही है, जो हम लोगों का आकलन है कि हमें उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा, तो हम बराबर करेंगे और एक सरकार को नई जो भी बनेगी नए माहौल में, क्योंकि जनता वहां से त्रस्त थी पुरानी सरकार से। जनता को नया माहौल चाहिए। जनता इनसे हो चुकी है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। लोकसभा के चुनावों से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ग्राफ लगातार गिर रहा है। लोकसभा चुनावों में भी स्थिति ये पूरे देश में बताते थे साहब ऐसा हुआ। अयोध्या के बारे में, अयोध्या के लोगों ने इनको इनकार कर दिया, इनको दूर कर दिया, ना ये रोजगार दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिवाय जो है बातें करते हैं। तो जब अयोध्या के लोगों ने कर दिया तो देश के दूसरे लोग पहले से कहेंगे साहब हाँ बिल्कुल हमें भी करना है। कि इन लोगों का कार्य करने का रवैया जो रहा है ना, बिल्कुल जो है बातें लंबी लंबी करते हैं साहब, डबल इंजन। अब स्थिति इनकी दो के दोनों इंजन फेल हो रहे हैं, तो हर जगह तो अब स्थितियां जो है वो नहीं रहेंगी। एक नए माहौल में, नए वातावरण में जो है
दूसरी पार्टी की सरकार अन्य पर आएगी वहां पर, और वो वहां के लोगों के लिए काम करेगी। हमारा जो रहेगा सहयोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का बेहतर रहेगा। ठीक है, कांग्रेस सपोर्ट करेंगे आप लोग, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल। एसपी भाटिया साहब, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, जो बार बार कही जा रही बात, बीजेपी का प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव के बाद डगमगाया है। आपको लगता है कि जो हरियाणा के समीकरण वो बीजेपी लेके चल रही थी, एंटी जाट जितने भी गैर जाट वोट हैं उन सबको एकजुट करने का जो फॉर्मूला उसने बनाया था, उसमें दलित फैक्टर जो है वो साध नहीं पाया अंत तक। शैलजा जी का बहुत कोशिश की उसने, लेकिन आखिरी तौर में अशोक तंवर जब पाला बदल गए और शैलजा जी का दांव भी आपको लगता है नहीं चला, तो दलित वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की पाले में बड़ी संख्या में आते दिखाई दे रहे हैं, और जाट वोट तो पहले भी उनके साथ थे। भाटिया साहब आवाज आ रही है आपको? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा भाटिया साहब से। सुखबीर तंवर जी, क्या ये कारण देखते हैं आप, दलित वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ लौटा है? अनुसूचित जाति का वोट, बल्कि पिछड़ा वर्ग का वोट भी बहुत बहुतायत निर्णायक स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में आया है। उसके प्रमुख कारण जो मैं देखता हूं, उसमें कुछ एक मैं केंद्र के कारण बता दूं और फिर मैं प्रदेश के बारे में बात करूंगा। जिस तरह से महंगाई के नाम पे 10 वर्षों से निरंतर झूठ बोला, और जिस तरह से घरेलू गैस भी इन्होंने 1100 के भी पार पहुंचा दी, पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया, बेरोजगारी के कीर्तिमान सारे के सारे ध्वस्त कर दिए। 2 करोड़ की बात कर रहे थे, 2 लाख भी नहीं दे पाए। और इसके अलावा अग्निवीर का जो मुद्दा है, 70-80 हजार का रोजगार राष्ट्र के युवा को, जो किसान और मजदूर का होता था बच्चा, जो इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भारतीय सेनाओं में जाता था, उसको 10-12 हजार रुपये समेट देना। और किसानों के साथ कितना बड़ा झूठ और छल इन्होंने किया है। C2+50 के नाम पे सबसे पहली जनसभा हरियाणा में हुई थी। मोदी जी ने क्या कहा था कि भाई मैं पहली कलम से C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पे तय करूंगा। नीलबटे सन्नाटा है। और इसके अलावा जिस तरह से निजीकरण, देश नहीं बिकने दूंगा बोल के सारा का सारा जो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे सब बेच दिए, और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को जो अपूर्णीय क्षति समय में पहुंची है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा केंद्र के और भी मुद्दे हैं। अब चूंकि हरियाणा का चुनाव संपन्न हुआ, हरियाणा के बारे में बात करेंगे। जो प्रमुख कारण रहे, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, हजारों स्कूल इन्होंने मर्जर के नाम पे बंद कर दिए, और स्वास्थ्य का क्या हाल बेहाल इन्होंने किया। स्वास्थ्य में जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, ढांचागत विकास नहीं है। और मैं इसका एक ज्वलंत उदाहरण गुड़गांव है। 10 साल में जो अस्पताल था उसको तोड़ के पार्किंग बना दे रहे, ईंट नहीं लगी, और बिजली सबसे महंगी है, बिजली आती नहीं, और सड़कों की जो जानलेवा जर्जर अवस्था ये प्रदेश रोज झेल रहा है। रोज जिस तरह से दुर्घटनाएं इनकी वजह से हो रही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। 10 साल में जो किसान को जो मार मारी, C2+50 तो अलहदा विषय, वो तो राष्ट्र का विषय है, लेकिन जिस तरह से यूरिया और DAP की काला बाजारी सरकार के संरक्षण में रही, और आज भी किसान बुआई के चरम पे है, और DAP खाद उपलब्ध नहीं है निश्चित तौर पे। और जो युवाओं के साथ छल किया बेरोजगारी में, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, नंबर 1 है CMI के आंकड़े के मुताबिक, और 75% का निजी क्षेत्र में आरक्षण का जो झुंझुना था वो सारा ये प्रदेश का युवा झेल रहा है। इसके अलावा नशा, अपराध और कौशल विकास की बड़ी बात करते थे, सुनने कोई कौशल विकास के नाम पे तो सिर्फ जो एक आरक्षण को का विषय था सभी नौकरियों में, वो इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। NCRB का डाटा है महिला सुरक्षा में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और परिवार पहचान पत्र के नाम पे जिस तरह से 3 वर्षों से हरियाणा प्रदेश का जन सामान्य धक्के खा रहा है, जो परेशानी पहचान पत्र इन्होंने उसको बना दिया है, और त्रुटियां ठीक नहीं हुई। 5 लाख से ज्यादा पेंशन इन्होंने काट दी, 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट दिए। एक और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण बनाया, यासी कंपनी को 58 करोड़ का भुगतान कर दिया प्रॉपर्टी ID में, और 90% से ज्यादा त्रुटियां, और उन त्रुटियों को ठीक कराने के लिए जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस प्रदेश में चल रहा है, वो सबके सामने है। और भ्रष्टाचार का तो विषय ये है कि शराब घोटाला जो हुआ, जिस प्रकार से इन्होंने सरकार के संरक्षण में, कोविड में जब चिड़िया पर नहीं मारती थी, कैसे शराब की तस्करी होगी भाई। और इसके अलावा जो उसी दौरान रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, जब कोई बाहर ही नहीं निकलता था, ये घोटाले किए जा रहे थे। और HPSC में जिस तरह से
करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री की नाक के नीचे लेता हुआ अधिकारी पकड़ा गया, उसका भी आपने देखा। इसके अलावा पंचायती राज में तमाम मुद्दे आपने गिनाए तंवर साहब, इसमें एक बड़ा मुद्दा जो है, एक सेकंड में सुनिए जी बोलिए। पंचायती राज की अगर बात करें, बड़ा गंभीर विषय है। 10 साल में से 4 साल से ज्यादा पंचायती राज व्यवस्था रही नहीं। और शहरी स्थानीय निकाय की बात करें, अनेक ऐसे शहरी स्थानीय निकाय हैं, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका, जो 2 साल से 3 साल से 1.5 साल से चुनाव लंबित हैं, चुनाव नहीं हुए। और इसके अलावा जिस तरह से कानून व्यवस्था रोज अपहरण फिरौती और जिस तरह से इस प्रदेश के जन सामान्य को बदमाशों के द्वारा लूटा जा रहा है, जंगल का राज स्थापित हो गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिनके दृष्टिगत हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन का अंत हो रहा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2/3 बहुमत से ज्यादा मत लेकर हरियाणा प्रदेश में सरकार का गठन करने जा रही है। लेकिन सुखबीर तंवर साहब, जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक सवाल उठ रहा है, शैलजा जी अगर बनाया नहीं गया तो वो फिर जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है कांग्रेस सरकार बनने से पहले, लड्डू खाने से पहले कुछ गड़बड़ हो जाए? देखिए, इन सभी जो इस तरह के काल्पनिक जो सवाल हैं उनका कोई विषय नहीं है। 26 तारीख के बाद जिस तरह से आपने देखा और इन्होंने जिस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी शैलजा जी के बारे में, इनके पास हरियाणा प्रदेश में कहने के लिए कुछ नहीं था। इनका टॉप टू बॉटम सारी की सारी लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ विगत के 20 दिनों में शैलजा जी के बारे में ही बात करते रहे। उसका जवाब आपको मिल गया। ये शैलजा जी को तो कुछ कर नहीं पाए, और जो अशोक तंवर जी का भी ये हर डिबेट में प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता नाम लेते थे, और उन्होंने जिस तरह से बिल्कुल सही समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आए, निश्चित तौर पे जिस तरह का आज आपने भी बताया अपने वक्तव्य में, जिस तरह से ध्रुवीकरण है इस हरियाणा प्रदेश के आम जन सामान्य का, वो निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सत्ता से ना के सिर्फ बेदखल कर रहा है, बल्कि ये 2 अंकों में भी नहीं आ रहे हैं। यही धरातल की सच्चाई है। इसके अलावा बड़ी बात कर रहे थे, सुन लीजिए, हितेन जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए सुखबीर जी। ना दे देंगे इसके बाद आऊंगा आपके पास, उसका भी इसके बाद आऊंगा आपके पास, जवाब दे देंगे, जवाब ले लीजिए उनका, इसके बाद लौटूंगा आपके पास। हितेन जी बोलिए। ये अपने कांग्रेस के जो अपने प्रवक्ता हैं, अपने साथी, इन्होंने जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, सिर्फ हवाई आरोप हैं। इनकी सरकार के समय के अंदर खुद संरक्षण गुंडे बदमाशों को दिया जाता था, खुद ये गुंडे बदमाश दंगे करते थे, अपराध करते थे। मिर्चपुर वाला दंगा आपको याद होगा, गोहाना कांड आपको याद होगा। अब ये रोडों की बात करते हैं तो हमने पूरे हरियाणा के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाई, हमने पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। इनकी सरकार के समय के अंदर 64,000 एकड़ जमीन को 4 और 6 के नोटिस देकर उनको फिर प्राइवेट लोगों ने खरीद लिया था, लोगों को डराया गया, उनकी सस्ती जमीनें खरीदी गई। ये अपने समय के भ्रष्टाचार भूल जाते हैं, इनके समय के अंदर कितने घोटाले हुए। अब मैं आपको एक बात याद दिलवाता हूँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई आदमी 4 से 6 महीने सुख के अंदर निकाल लेता है तो पुराने दुखों को भूल जाता है। तो थोड़ा ये हरियाणा की जो जनता थी, जो ये बड़े भोले लोग हैं, ये लोग सुख के अंदर आने के बाद कांग्रेस के उन अत्याचारों को भूल गए। वो हमने उन लोगों को याद दिलवाए कि आपके साथ ऐसे होता था। नई पीढ़ी भूल जाती है, नई पीढ़ी जो वोट देने आती है भूल जाती है, अब भूल जाती है। जब 2014 से पहले 250 रुपए एक आदमी की मजदूरी होती थी, जो आज 600 रुपए है, तब हमने 100 रुपए किलो प्याज खरीदे हैं, 100 रुपए किलो टमाटर खरीदे हैं, 50 रुपए किलो चीनी खरीदी है, 25 रुपए किलो आटा खरीदा है, 150 रुपए किलो दालें खरीदी है। महंगाई के तो वो आलम थे कि इनकी सरकार के अंदर महंगाई के ऊपर गाने बनते थे, हाय हाय महंगाई मार गई, और सखी सैया तो बहुत ही कमाई है लेकिन महंगाई डाइन खाया जाता है। ये उन समय को भूल गए और सड़क के अंदर खड्डे नहीं, खड्डों के अंदर सड़क हुआ करती थी। कहीं भी विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को बहलाया गया, फुसलाया गया। हर मामले के अंदर जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की चीज होती है, कांग्रेस की सरकार 1 नंबर पर रही थी। अब 1 महीना चुनाव के अंदर, 1.5 महीना हमने लोगों को यही बातें याद दिलवाई और उन लोगों का वोट स्विंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ। और 1 महीने के अंदर जितने भी एनालिसिस हुए हैं वो सारे हवाई एनालिसिस हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके ग्राउंड के ऊपर काम किया, लोगों के अंदर जाके बात रखी, तो उसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 45 से ज्यादा सीटें जीत कर जाएगी
और हम दूसरी बार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनाने ठीक जा है, रहे हैं। ठीक है, बोले तंवर जी, बोलिए। देखिए, मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, मैं तो ये कहूंगा मन बहलाने के लिए ये ख्याल भी खराब नहीं है। जिस तरह से जाट आंदोलन की मैं बात करूं, माननीय खट्टर साहब रूपोश हो गए थे, किसी को मिले नहीं थे। बड़े उच्च अधिकारी भी फोन करते रहे, लेकिन पता ही नहीं चला कहाँ किस जगह जाके छुप गए हैं। और किसान आंदोलन में जिस तरह से माननीय खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर इस प्रदेश के अंदाता नहीं उतरने दिया, वो आपके सामने हुआ। और इन्होंने बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे महंगाई के बारे में। मुझे बड़ा आनंद आया कि ये बड़े अच्छे लोग हैं भाई, ये 100 रुपए किलो की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक वाकया, अरे भैया रुक जाना अब, अरे रुक जा भाई, एक बार रुक जा। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूँ, बड़ा अच्छा है इन्होंने याद दिलाया। 1997-98 का वाकया है। दिल्ली में जब इनकी सरकार थी, उस वक्त एक नारा चला था, खा गई घंटा पी गई तेल, भारतीय जनता पार्टी का देखो खेल। और उस वक्त इन्होंने दिवाली के अवसर पे 100 रुपए किलो प्याज 90 के दशक में इन्होंने बेची थी, काला बाजारी को संरक्षण करते हुए। और उस प्याज की मारी हुई आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पानी नहीं मांगा है। बिल्कुल बिल्कुल, महंगा की बात, बिल्कुल। फिर आते हैं इस पे, जो है इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, भाटिया साहब आवाज आ रही है आपको? इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने झूठे नारे देने में तो माहिर लोग हैं। इन्होंने कहा विगत चुनाव में विधानसभा 75 पार आई, कितनी 40 बमुश्किल। फिर इन्होंने लोकसभा में नई कहानी कह दी, 400 पार आई, कितनी, बहुमत भी नहीं आया। निश्चित तौर पे आज हरियाणा का जनमानस इनको 2 अंकों से भी नीचे लाने के लिए अपना मतदान कर चुका है, फैसला दे चुका है। आप आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश से वजूद समाप्त होने जा रहा है। बोले हितेंद्र चौधरी जी, बोलिए। मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो है वो नारे देने में बड़ी माहिर है। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर 85 रुपए खटाखट का एक नारा दिया, 1 लाख रुपए एक महिला को देने का नारा दिया, झूठे नारे आप देते हैं, 6,000 रुपया हर बुजुर्ग को देने की बात कही। सुनिए, तंवर जी सुन लीजिए। करते हैं ये जो काम करने का तरीका है, इनको भारतीय जनता पार्टी के पास से सीखना पड़ेगा। इनके समय के अंदर 750 रुपए बुढ़ापा पेंशन हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस बुढ़ापा पेंशन को 3,000 रुपए किया, बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, जो अपने बहनें उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम हर महिला को 2100 रुपया प्रत्येक महीना देंगे। और महिलाओं ने हमारी बात के ऊपर विश्वास किया और उनका हमें एक भरपूर समर्थन मिला है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। और इन्होंने जो आरक्षण हटा देंगे और संविधान बदलने का नारा दिया था, हमारा दलित समाज उस चीज को आज समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। संविधान के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे संविधान बदला जा सके। और ऐसा कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मन नहीं है कि वो आरक्षण मिले, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के अंदर आरक्षण देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया, धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जब आरक्षण देने का काम किया, तो जिस पार्टी का उद्देश्य दबे कुचले समाज को हितेंद्र जी, देखिए चुनावी भाषण का टाइम खत्म हो गया, अब वोट पड़ चुका है, अब तो जो तथ्य हैं वो रखने पड़ेंगे। ठीक है, संजीव निगम साहब, ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम इतना ये बजट देंगे, इतना बहनों को देंगे, इतना महिलाओं को देंगे, आपको लगता है कि जो हालत है हरियाणा की, जो आर्थिक हालत है, और हमने अभी हिमाचल में भी देखा है, वो इजाजत देती है इतना कुछ दे पाने की? खटाखट वाली योजनाएं लगातार लागू कर पाई कांग्रेस? आप ये बतावे, दिल्ली में हमने तमाम तरीके की योजनाएं चलाई और दिल्ली का बजट भी हमने मुनाफे का दिया। आप बताइए ना, दिल्ली में कहाँ घाटा है? दिल्ली का बजट भी हमने जो है क्या हुआ, दिल्ली में योजनाएं भी वैसे चल रही है। तो ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी सोच क्या है, सोच क्या है, सोची गई है, वो किस तरीके से, क्या अनुभव है, क्या काम करने का तरीका है, इन सब बातों पर हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी का रहा है रवैया। आम आदमी पार्टी को जितनी ताकत, जितनी क्षमता मिल रही है, जहां भी मिल रही है,
तो हम अपने उसका उपयोग करके लोगों के लिए भले के लिए काम कर रहे हैं। पूरी ताकत के साथ हमें पंजाब में दिया, वहां पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। दिल्ली का जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो भी आपके सामने है, तो वहां पर जितनी क्षमता है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बारी आपकी हरियाणा में आती है, यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति है, कितना आम आदमी पार्टी को मिलता है और किस तरीके से। लेकिन हाँ, जहां जहां मिला है हम वहां के लोगों के लिए समर्पित है, अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इनके कहने से ये लांछन कितना भी लगा ले, हमें बदनाम करने का प्रयास कर ले, हमारे नेताओं को बदनाम करने का प्रयास कर ले, समय जरूर लग रहा है। थोड़ा सा प्रयास किया है डिटेल करने का, लेकिन सांझ को आज क्या थोड़ा समय लगता है। देखिए हम लोग सब जो है हर जगह से जो है आज इस स्थिति में आए, केजरीवाल साहब भी बाहर आ गए, सब लोग बाहर आ गए, अब एक सत्येंद्र जैन जी रह गए, वो भी आ जाएंगे कुछ दिनों में जल्द। ठीक है, ये है डिटेल करने का प्रयास किया है लोगों ने। ठीक है, सुखबीर तंवर साहब आगे बढ़ रहे हैं। सुखबीर तंवर साहब, किसानों का बड़ा सपोर्ट रहा आपको, किसान आंदोलन लगातार लंबे समय चलता रहा और किसान जो है शंभू बॉर्डर बैठे हुए हैं। अब उनको उम्मीद है कि आपकी सरकार बनेगी, उनको रास्ता आप देंगे, दिल्ली में पहुंच जाएंगे। आप लोग क्या इस करने के लिए तैयार बैठे हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके अन्नदाता बंधुओं वाले सवाल का जवाब दूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता और प्रवक्ता तथ्यहीन बात करते हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 750 किया, शायद ये भूल गए हमारा नारा था 2014 के चुनाव में, कर दी मौज बुढ़ापे में, गुलाबी नोट लिफाफे में। और उस वक्त गुलाबी नोट कौन था? 2000। तो हमने उस वक्त 2000 किया था। ये तथ्यों से भ्रमित करने का काम करते हैं, इनके पास कहने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यहाँ आपके इसके पास अलावा तथ्य नहीं है तंवर साहब। रुक जा भाई, आ रहा हूं हितेन जी, सुन लीजिए, आ रहा हूं। आपने 1000 देने का वादा किया था। प्रिय रुक जाओ, आ रहा हूं। और आपने कितना किया? आपने 10 साल में कितना किया? मात्र 1000। 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का काम किया है, ये सम्मान। इसके अलावा आपने जो सवाल किया अन्नदाता बंधुओं को लेकर, जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष हितेन चौधरी जी जवाब दीजिए। जी, बोलिए बोलिए। आपको एक बात बताना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी से ने सबसे ज्यादा खरीद किसानों की फसल की है। 9.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की खरीद उन्होंने की है। हर मामले के अंदर किसानों को चाहे 6000 रुपए देने की बात हो, किसानों को चाहे 24 फसलों के ऊपर MSP देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी जो यूरिया, नीम कोटेड यूरिया वो देने की बात हो, जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने की बात हो, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का साथ दिया। लेकिन ये जो कांग्रेस ने भ्रम भारतीय जनता पार्टी के बारे में फैलाए थे, तो लोग उनकी बातों के अंदर विरोध करना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों से भी नीचे आगे इस हरियाणा प्रदेश से रुखसत हो रही है और एक नवीन व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आ रही है। यही सच्ची हितैषी पार्टी आपके पास भारतीय जनता पार्टी ही है। कुछ नहीं है मिस्टर कहने के लिए। यू आर नो मोर इन द पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा, यू आर ओवर। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत की ठीक सरकार है बनाएगी। हितेन जी, देखिए अब चुनाव तो वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब दावे करने से कोई फायदा तो है नहीं, कोई वोट मिलना नहीं है। कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ, नया कुछ है ही, आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। नया कुछ है ही नहीं। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिला था और 2019 के अंदर भारतीय जनता तंवर जी सुन लीजिए, तंवर जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, जनता तय कर चुकी है। तंवर जी सुन लीजिए एक बार क्या कर रहे हैं। 2019 के अंदर 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिला, लेकिन हमारी सीटों की संख्या कम हुई, हमें लोगों का समर्थन भरपूर मिला। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सीटें 2019 से ज्यादा इस चुनाव के अंदर आएंगे। हमें पूरा विश्वास है, हमारे हरियाणा की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। जो हमने उनके लिए काम किए, जो गरीब जन कल्याण के हमने काम किए, महिलाओं तक जो सुविधाएं हमने पहुंचाई, तो उनका हमें पूरा समर्थन मिला और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस के झूठे बहलावे के अंदर बिल्कुल नहीं आएगी और हमें पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर तीसरी बार मिलने जा रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो होना था हो चुका, झूठ तो अब आप बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया नहीं, हमेशा एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल भी सही नहीं होते और ये कई बार दिखाए गए हैं। और इन चुनावों के अंदर जो गरीब समाज का, ओबीसी समाज का, दलित समाज का जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मन के अंदर जो सपोर्ट था वो हमें मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के दम के ऊपर
तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ठीक है और ये तंवर साहब, ऐसा ही अचंबा होगा। ठीक है हितेन जी, ठीक है ठीक है। तंवर साहब आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या किसानों का रास्ता खोल देंगे दिल्ली तक आप? देखिए मैं भाई बीच में कूद पड़े जी, मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है और हम उस अभिव्यक्ति के पक्षधर हैं। अगर इस राष्ट्र का अंदाता दिल्ली जाके अपनी कोई बात कहना चाहता है तो गलत क्या है? निश्चित तौर पे जब सरकार का गठन होगा सरकार इस पे विचार करेगी और मुझे आशा है कि रास्ता खुलेगा। हितेन चौधरी जी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जम जाएंगे अगर रास्ता खुल गया तो। मेरे देश का किसान बड़ा समझदार किसान है, उनके पास से जो पिछली बार गलती हुई थी वो ऐसी गलती दूसरी बार नहीं करेंगे। वो खुद चाहते हैं कि उनके भले की सरकार हो और सिर्फ किसान, सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं है, पूरे देश के अंदर किसान है। उनको पता नहीं देश के किसानों का मध्य प्रदेश के तंवर जी सुन तो लीजिए, तंवर जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का हमें सपोर्ट मिला। 2000 ये जो पिछला चुनाव हुआ था 2022 का, उत्तर प्रदेश का, जी अभी बात हो रही है जो पंजाब के और हरियाणा किसान जो बैठे हैं बॉर्डर पर, वो जब दिल्ली के बॉर्डर पर आ जाएंगे उस समय केंद्र सरकार का दिक्कत हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उनका स्वागत करेंगे। वो अपने ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पे खड़ी करके आए, उनका दिल्ली कह रही हूँ। लेकिन अगर वो ट्रैक्टर ट्राली लेके आने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का हाथ होगा। ये खुद चाहते हैं कि हमारा देश अस्थिर हो और ऐसी ताकतें इन लोगों को मिसगाइड करें जो देश को अस्थिर करना चाहती है। तो वो फिर इनके मन के ऊपर डिपेंड होगा कि भारत को अस्थिर करना चाहते हैं या भारत को स्थिर करना चाहते हैं, भारत को विकास के रास्ते पे लेकर जाना चाहते हैं, या यहाँ पे ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। अराजकता तो क्योंकि भीड़ के अंदर किसान ही नहीं होगा, उनको बरगलाने वाले लोग भी होंगे। किसने जलवाया था? जाट आंदोलन में किसने जलवाया? राम रहीम में किसने जलवाया? रामपाल में किसने जलवाया? है कोई जवाब? या ऐसे ही बोलते रहेंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे? आंदोलन के अंदर उन सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था और हमारे पास ऐसे अनेकों डाटे हैं। अगर हम डिस्क्लोज करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और क्यों छिप गए थे? क्योंकि आप लोगों ने उस आंदोलन के अंदर जाट भाइयों को बहलाया फुसलाया था, उनको गलत काम करने के लिए भड़काया था और इसके पीछे ठीक है। देखिए चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब चुनावी भाषणों का कोई फायदा नहीं है, नतीजे 8 तारीख को आ जाएंगे। एग्जिट पोल्स आप लोग नहीं मान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।